डियर स्टूडेंट्स, क्लास 7 7 विज्ञान विषय का अध्ययन कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमारा टॉपिक था भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, पाठ संख्या 6। पाठ 6 भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। इस पाठ में हमने कल भौतिक परिवर्तनों के बारे में पढ़ा था कि भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, इसकी परिभाषा और इसके उदाहरण और कुछ इसके क्रियाकलाप भी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिए थे कि भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं। आज हम है वो नया चैप्टर, इसका दूसरा चैप्टर जो है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन तो इसकी है वो परिभाषा हम कैसे दे सकते हैं? रासायनिक परिवर्तन में है वो कौन से गुण है वो परिवर्तित होते हैं? वैसे परिवर्तन के बारे में हमने पढ़ा था, दो प्रकार के होते हैं, भौतिक एवं रासायनिक। देखिए, अमूमन दैनिक जीवन में बहुत से उदाहरण है वो हम देखते हैं जिनमें है वो रासायनिक परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? उदाहरण की परिभाषा के तौर पर यदि हम देखा जाए तो पदार्थों में होने वाला ऐसा परिवर्तन जो जिसमें पदार्थ के है वो रासायनिक गुण परिवर्तित हो जाते हैं, यानी पदार्थ है वो अपनी मूल अवस्था को पुनः धारण नहीं कर सकता। ऐसे जो परिवर्तन होते हैं जो अनउत्क्रमणीय परिवर्तन होते हैं, यानी इन परिवर्तनों के अंदर पदार्थ अपने मूल गुण खोकर के नए पदार्थ का निर्माण कर लेता है। तो ऐसे जो परिवर्तन है वो रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। देखिए, एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर हम दैनिक जीवन में हम देखते हैं कि लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया आपने सुनी होगी कि लोहा जो है वो नमी और ऑक्सीजन के यदि लगातार संपर्क में रहता है तो कुछ दिनों के बाद उस पर एक मटमैले भूरे रंग का आवरण जमा हो जाता है और वो नया पदार्थ वो बन जाता है जिसका नाम है जंग। तो लोहे पर जंग लगने की क्रिया आपने है वो देखी होगी। ये एक ऐसा परिवर्तन है जिससे आप पूर्णतः परिचित हैं कि लोहे के किसी टुकड़े को कुछ दिनों तक खुले में छोड़ देते हैं, खुले वातावरण में छोड़ देते हैं, तो वह इसके ऊपर है वो भूरे रंग की परत जम जाती है और वह पदार्थ है वो जंग कहलाता है। ये प्रक्रम जंग लगना कहलाता है। इसी प्रकार से यदि पार्क या बगीचे के अंदर लोहे की वस्तुओं को काफ़ी दिनों तक यदि हम खुला छोड़ देते हैं तो उनके ऊपर वो जंग लग जाता है। घरों के अंदर भी जैसे कि कुल्हाड़ी है, हथौड़ा है आदि को वायु में काफ़ी दिनों तक यदि हम खुला छोड़ देते हैं तो उनके ऊपर वो जंग लग जाता है। तो ये उदाहरण हम वो घर के अंदर देखते हैं। एक क्रियाकलाप है आपकी किताब का, क्रियाकलाप 6.6। क्रियाकलाप 6.6 क्रियाकलाप 6.6 में मैग्नीशियम के रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है। यदि मैग्नीशियम के रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है और ऑक्सीजन के साथ वो अभिक्रिया करके वो मैग्नीशियम डाइऑक्साइड बना देता है, यानी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है। और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो एक भस्म का रूप होती है, यानी एक राख का रूप, क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या हुआ, जला और जलने के बाद उससे राख या ऐश बनी, भस्म बनी। अब उस भस्म की यदि हम प्रकृति देखना चाहें कि प्रकृति कैसी होती है, देखिए मैग्नीशियम एक धातु थी और मैग्नीशियम जो धातु थी वो लगभग है वो नई अम्लीय थी और नई क्षारीय थी। लेकिन यदि वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जल करके जब वो भस्म में परिवर्तित हुई तो पूर्णतः वो क्षार में परिवर्तित हो गई, यानी क्षारक बन गया। एक नया पदार्थ जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना उसकी प्रकृति वो कैसी होगी, क्षारकीय होगी, क्षारीय प्रकृति। फिर इस प्रकृति का उदाहरण यदि हम परीक्षण करें तो इस मैग्नीशियम ऑक्साइड की अभिक्रिया जल से करवा देते हैं। यदि मैग्नीशियम ऑक्साइड की अभिक्रिया हम
जल से करवाते हैं तो ये जल के साथ मिलकर के मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना देता है। और ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है? क्षारक है। ये क्या है? क्षारक है। तो क्षारक का परीक्षण हम लिटमस पत्र के द्वारा कर सकते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड जल के साथ उसका विलयन बना और उस विलयन में हम वो लिटमस पत्थर को यदि ले जाकर के उसका परीक्षण कर देते हैं तो लाल लिटमस को ये नीला कर देता है। ये लाल लिटमस को नीला, यानी इस घोल के अंदर यदि हम लिटमस पत्थर ले जाते हैं तो ये लाल लिटमस पत्थर को वो नीला कर देता है। इस आधार पर हम वो ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बनने वाला जो पदार्थ जो घोल बना है, ये घोल जो है वो एक है वो क्षारीय प्रकृति का है, यानी क्षारक बना है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो नया पदार्थ बना है वो क्या बना है? क्षारक बना है। इस प्रकार से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि यहाँ जो अभिक्रिया हुई है, यानी यहाँ जो क्रिया हुई है कि पहले मैग्नीशियम धातु थी वो ऑक्सीजन के साथ उसने क्रिया की, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया और इस मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हमने इसका जलीय विलयन बनाया और जलीय विलयन बनाकर के जो नया पदार्थ बना उसका लिटमस पत्र से हमने परीक्षण किया तो ये हमें एक क्षारक प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से नया बनने वाला जो पदार्थ है वो एक नए गुणों वाला होता है, यानी इस आधार पर हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बनने वाला जो पदार्थ है वो मूल पदार्थ से पूर्णतः क्या है? भिन्न है, नए गुण लिए हुए है। तो ऐसा पदार्थ जो पूर्णतः अपने पूर्ववर्ती पदार्थ से भिन्न होता है, रासायनिक क्रिया के बाद वो नया पदार्थ बना देता है। तो ऐसे जो परिवर्तन होते हैं उन परिवर्तनों को हम वो रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। एक और क्रियाकलाप करके हम देख सकते हैं कि जैसे एक कांच का गिलास या कटोरा लेते हैं या चौड़े मुंह वाली कोई बोतल ले लेते हैं, उसको आधा पानी से भर करके उसमें कुछ वो नीला तोता जिसे हम कॉपर सल्फेट कहते हैं, उस नीले तोते का जलीय घोल लेते हैं या विलयन लेते हैं, नया नीला तोता यानी कॉपर सल्फेट CuSO4 कॉपर सल्फेट डालते हैं और उस कॉपर सल्फेट की क्रिया हम यदि फेरिक से करवाते हैं, कॉपर सल्फेट की क्रिया यदि हम फेरिक एसिडोए से करवाते हैं, CuSO4 कॉपर सल्फेट या नीला तोता, इसकी अभिक्रिया सब फेरिक से करवाते हैं तो ये फेरिक क्या करता है? इस पदार्थ के साथ अभिक्रिया करता है और फेरिक जब इस पदार्थ के साथ अभिक्रिया करता है तो नया पदार्थ बनाता है और वो जो नया बनने वाला जो नया पदार्थ है वो फेरिक सल्फेट FeSO4 बनेगा और कॉपर है वो क्या निकल जाएगा? बाहर निकल जाएगा। मतलब कहने का तात्पर्य नया पदार्थ यहाँ पर बन गया है। देखिए क्रियाकलाप है वो आपकी किताब का क्रियाकलाप 6.7 है। क्रियाकलाप 6.7 में क्या है कि इसी प्रकार से हम कॉपर सल्फेट की क्रिया फेरिक से करवाएगी और फेरस सल्फेट बना और कॉपर है वो नया पदार्थ है वो बन गया। तो बनने वाले पदार्थ है वो पूर्ववर्ती पदार्थों से पूर्णतः क्या है? भिन्न है। तो ऐसे परिवर्तन जो होते हैं उन परिवर्तनों को हम कौन से परिवर्तन कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। देखिए क्रियाकलाप के 6.7 के अंदर कांच के एक गिलास या कटोरे या चौड़े मुंह की एक बोतल को आधा पानी से भर करके उसमें 1 चम्मच कॉपर सल्फेट का घोल लेते हैं और इस विलयन में तनो सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें डालते हैं और फिर इसको हिला करके मिला लेते हैं। अब हमें एक नीले रंग का विलयन प्राप्त हो जाएगा और एक और प्रखनली या कांच की बोतल लेकर के उसमें इस विलयन का थोड़ा सा नमूना लेते हैं और इस नमूने के अंदर हम वो फेरस है लोहा है वो डालते हैं। जैसे ही फेरस या लोहा यानी तो कोई भी लोहे का टुकड़ा जैसे ब्लेड इसके अंदर डाल देते हैं, ब्लेड का टुकड़ा इसके अंदर डाल देते हैं तो उसके डालने से उस कॉपर सल्फेट के विलयन और इस ब्लेड के बीच में रासायनिक यानी फेरिक के बीच में या फेरस के बीच में रासायनिक क्रिया होगी और उस रासायनिक क्रिया के दौरान उस जो हमने लोहे की कील या ब्लेड जो डाली है उसके ऊपर एक भूरे रंग का
विक्षेप जम जाता है, यानी भूरे रंग का पदार्थ जमा हो जाता है, और वो भूरे रंग का पदार्थ क्या बनता है, वो कॉपर बनता है। और हरे रंग का वो फेरस सल्फेट पदार्थ बनता है, ये भूरे रंग का बन जाता है। और ये प्लेट जो है वो हरे रंग की हो जाती है, भूरे रंग का इसके ऊपर एक आवरण चढ़ जाता है, यानी आवरण जमा हो जाता है। तो ये जो आवरण है वो कौन सा है, वो आपका कॉपर बन जाता है। तो इस अभिक्रिया से ये स्पष्ट होता है कि बनने वाला पदार्थ है वो पूर्ववर्ती पदार्थ से पूर्णतः क्या है, भिन्न है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके दौरान बनने वाला नया पदार्थ है वो पूर्ववर्ती पदार्थ से रासायनिक गुणों में पूर्णतः यदि भिन्न होता है, तो ऐसे पदार्थों को हम, ऐसे परिवर्तनों को हम वो रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। एक और उदाहरण मैं आपको बताऊँ, आपकी किताब का क्रियाकलाप 6.8 है। 6.8 क्रियाकलाप में क्या है, इस क्रियाकलाप के अंतर्गत है वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो चूने के पानी के साथ क्रिया करता है, और क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट और जल का निर्माण करता है। इस क्रियाकलाप में कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्रिया करती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करती है, क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है और क्या बनाता है, जल बना लेता है। कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है और जल बनाता है। देखो ये क्रियाकलाप इस रासायनिक अभिक्रिया का क्रियाकलाप है कि किसी एक अपरक नली में लगभग हम वो आधा चम्मच सिरका ले लेते हैं। सिरका यानी एसिटिक अम्ल, क्या लेते हैं, एसिटिक अम्ल, सिरका। आधा चम्मच सिरका या एसिटिक अम्ल लेते हैं, और इसमें चुटकी भर थोड़ा खाने का सोडा, खाने के सोडे का नाम आपने सुना होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, Na2HCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सिरका CH3COH, एसिटिक अम्ल या जिसको सिरका कहते हैं, ठीक है। इसकी क्रिया किसके साथ करवाई जा रही है, Na2HCO, ये खाने का सोडा। इस खाने के सोडे के साथ जब है वो इसकी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है, इसमें CO2 बनता है प्लस नया पदार्थ बनता है। CO2 बनता है और क्या बनता है, नया पदार्थ बनता है। CO2 और नया पदार्थ जो बनता है, और अब ये जो CO2 जो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी है, इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में, चूने का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने का पानी है वो, यह है चूने का पानी आपका, चूने का पानी, चूने का पानी। इस चूने के पानी में इसको यदि प्रवाहित किया जाता है, इसमें से इसको गुजारा जाता है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है, यानी जिसका वो दूधिया रंग होता है। चूने के पानी का दूधिया रंग हो जाना कार्बन डाइऑक्साइड का एक मानक प्रेक्षण है, यानी इसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो उसकी मात्रा उपस्थित थी। चूने के पानी का रंग दूधिया होने का मतलब है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस उपस्थित थी। तो कहने का तात्पर्य है कि जब एसिटिक अम्ल और खाने के सोडे की रासायनिक अभिक्रिया हुई, यानी दोनों एक दूसरे के साथ जब मिले तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी और नया पदार्थ बना। हमें इसी बात का परीक्षण कर रहे हैं कि क्या इसमें बनने वाला पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड यानी एक नया पदार्थ बना, क्या कार्बन डाइऑक्साइड बनी, क्या तो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है क्या, इसका परीक्षण करने के लिए हमने क्या किया, इस कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रयोग किया तो दूधिया रंग का है वो कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त हुआ। इससे सिद्ध होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसके अंदर उपस्थित थी, यानी नया पदार्थ जो बना था उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी थी। यानी इन उदाहरणों से ये बात स्पष्ट होती है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों की आपस में क्रिया होती है और उस क्रिया के दौरान जब नया पदार्थ बनता है
और वो नया पदार्थ पूर्ववर्ती पदार्थ से रासायनिक गुणों में यदि पूर्णतः भिन्न है, तो ऐसी जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं, अभिक्रियाएं होती हैं, या ऐसे जो परिवर्तन होते हैं, उन परिवर्तनों को हम क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। उन परिवर्तनों को हम क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो इन दोनों तीनों उदाहरणों के साथ, यानी कि क्रियाकलाप 6.6 और क्रियाकलाप 6.7 और क्रियाकलाप 6.8, तीनों क्रियाकलापों से हम रासायनिक परिवर्तन की क्या दे सकते हैं? परिभाषा दे सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। तो लिखिए अब रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा। रासायनिक परिवर्तन प्रकृति में होने वाले ऐसे परिवर्तन जिनमें एक से अधिक पदार्थ बनते हैं, या नया पदार्थ बनता है, तो ऐसे परिवर्तनों को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ऐसे परिवर्तन को कौन से परिवर्तन कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। उदाहरण लिखिए। पहला उदाहरण, Mg+ O2 क्रिया करके MgO नया पदार्थ बन गया। CuSO4 प्लस FeSO4 प्लस C। ये क्या हो गया? तो उदाहरण, ये जो मेरे कार्य बने। इस प्रकार से हम रासायनिक परिवर्तनों के वो उदाहरण हमने पढ़े। क्लियर? यहाँ मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से रासायनिक परिवर्तनों की परिभाषा समझाई है। रासायनिक परिवर्तनों के अंतर्गत क्या क्या बदलाव होता है। रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ में नई गैस बनती है, पदार्थ के रंग में परिवर्तन होता है, और पदार्थ की गंध है वो भी क्या हो जाती है? परिवर्तित होती है, और ऊष्मा निकलती भी है और ऊष्मा अवशोषित भी होती है। ये जब रासायनिक परिवर्तन होते हैं तो ये क्रियाएं हैं वो संभव होती हैं। ठीक है, आगे अगले वीडियो में हम वो रासायनिक परिवर्तन जो है उनके बारे में और विस्तृत जानकारी उदाहरण से पढ़ेंगे कि किस प्रकार से लोहे पर जंग लगने की क्रिया संपन्न होती है। धन्यवाद।